नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कलम क्रांति पर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार एसएससी में अभी तक पूछे गए सारे क्वेश्चंस को, सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन को एक जगह, सारे पॉलिटी के क्वेश्चन को एक जगह डिस्कस करेंगे। उसी कड़ी में यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड कर लिया है। उसमें हम लोगों ने क्या सारा क्वेश्चंस को एक जगह करके अभी तक जो पूछा गया उसको डिस्कस कर रहे हैं। उस क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, और उसके साथ साथ चारों ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। और उस ऑप्शन से या उस टॉपिक से जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा हिस्ट्री का ही तीसरा वीडियो जो फरवरी 2017 में बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया था हिस्ट्री का क्वेश्चन से। तो चलिए, आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन कि किनको महामना कहा जाता है। उपाधि टॉपिक से क्वेश्चन है, किनको महामना कहा जाता है। ऑप्शंस ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है राजीव गांधी। तो इसका सिंपल से आंसर आप लोग जानते हैं कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहा जाता है, महामना कहा जाता है। तो आंसर तो इसका मिल गया। अब चलिए थोड़ा सा मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जान लेते हैं। तो ये टॉपिक आ गया, ये थोड़ा सा व्यक्ति आ गया, इससे क्वेश्चन पूछा गया। मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, है ना। इसके अलावा ये जाने जाते हिंदू महासभा की स्थापना के लिए 1915 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, हिंदू महासभा की स्थापना किया था। ठीक उसके एक साल बाद 1916 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं, उसकी स्थापना किया था। इसके अलावा और इनसे क्वेश्चंस बनता है और जानिए इसके बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसकी जांच के लिए तो अंग्रेजों ने क्या हंटर कमेटी बैठाया था, जिसका रिपोर्ट का कुछ नहीं, एकदम रफा दफा करने वाला था, कुछ उसको दोषी ठहराया नहीं गया था। तो कांग्रेस ने अपने तरफ से एक कमेटी, 8 सदस्यीय कमेटी बनाया था। किस चीज़ के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो उस कमेटी के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय थे, जिनको हम लोग महामना के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन एक था, लेकिन हमने 10 क्वेश्चन, लगभग 10-15 क्वेश्चन इस महामना यानी कि मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड बता दिया। फिर आप चले, आपका ऑप्शन ए में महात्मा गांधी दिख रहा है, तो उपाधि से रिलेटेड है, तो उपाधि को जिक्र कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी को किस उपाधि से हम लोग जानते हैं, तो बापू के नाम से हम लोग जानते हैं। बापू की उपाधि इनको किन्होंने दी थी, तो क्या नाम था उनको, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या बापू की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस को भी उपाधि जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का भी एक उपाधि है क्या, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था, हिटलर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है। इसके अलावा महात्मा गांधी का एक्चुअल नाम नहीं, उनका नाम तो मोहनदास था। महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन था, हम लोग ऐसे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं ना। तो यही सारा चीज़ है। इसके अलावा ठीक है, इसमें यही राजीव गांधी है। तो राजीव गांधी का कोनो उपाधि तो नहीं है। इनके बारे में एक चीज़ ये जान रखते हैं कि अभी तक जो भी भारत में जितने प्रधानमंत्री बने हैं उसमें सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री ये बने थे। आईटी के क्षेत्र में, आईटी रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं अभी, वो सब उनका बहुत बड़ा शुरुआती उन्होंने ही किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन देख लिया है ना। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में अगर बनाए तो थोड़ा सा देख ले कि BHU की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था, 1916 में किया था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था, तो 1915 में किया था। कांग्रेस की तरफ से जालियांवाला बाग पर बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो हिटलर ने कहा था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए, एक था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पद्मावत के लेखक कौन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग जानते हैं कि पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। सिंपल आंसर है, आप लोग आंसर जानते हैं। चलिए तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड में, जब हुमायूं को भगा करके शेर शाह सूरी राजा बनता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी वही 1541 ईस्वी में पद्मावत लिखते हैं। पद्मावत जो ये कहानी है वो क्या बोलते हैं, राणा रतन सिंह, राजस्थान में जो राणा रतन सिंह थे, और इसके अलावा खिलजी वंश का शासक कौन था,
अलाउद्दीन खिलजी, हाँ अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के स्टोरी से रिलेटेड उसी पे एक फिल्म बना था, बहुत ही पॉपुलर फिल्म, विवादों में भी रहा था, पद्मावती, जिसका नाम बहुत विरोध किया गया था क्षत्रियों राजपूत सब के द्वारा। उसके अलावा तब उसका नाम बदल के पद्मावत रखा गया था। तो पद्मावत मूवी है, दीपिका पादुकोण है उसमें, उसको देख लीजिएगा तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि पद्मावत किस चीज़ से रिलेटेड है। तो फिल्म से रिलेट कर लिया है ना। तो देखिए, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे पद्मावत के लेखक थे। पद्मावत कहानी वही अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह, उसी में जौहर दिखाया गया कैसे महिलाएं करती थी, तो ये से रिलेटेड है। चलिए, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा कबीर। तो कबीर का कुछ किताब ले लेते हैं। तो कबीर का एक बहुत महत्वपूर्ण, कबीर कौन थे? तो भक्ति संत थे, है ना। कबीर के दोहा बहुत प्रचलित है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना। चलिए, तो कबीर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखे थे। उस किताब का नाम क्या था? बीजक। क्वेश्चंस बनता है कि बीजक किससे संबंधित है? ऑप्शन में रहेगा कबीर, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब। तो बीजक जो है किससे रिलेटेड है? कबीर से। कबीर जो है उन्होंने बीजक नाम का किताब लिखा था, उसमें उनका पूरा दोहा, ये सारा चीज़ उसमें। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है तुलसीदास। तो तुलसीदास जानते हैं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? रामचरितमानस, रामायण नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस, है ना। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में, जिस पे हमारा सीरियल बना हुआ है ना, अरुण गोविल भगवान राम का किरदार किए हुए। तो तुलसीदास का एक प्रसिद्ध पुस्तक है रामचरितमानस, उन्होंने लिखा है। एक क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, यानी कि जब वो थे उस टाइम में भारत का राजा कौन था या शासक कौन था? तो अकबर जो था ना, उस समय भारत का राजा था तुलसीदास के टाइम पीरियड में। तो दोनों ऑप्शन डिस्कस कर लिए। ऑप्शन डी में निराला है। निराला का एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम था उनका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी का जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो देखिए, आज़ादी हम लोग को इतना आसानी से नहीं मिल गया, उसके लिए बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, बहुत सारे लोग जेल गए। उसी कड़ी में वीर सावरकर, जिसे वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं, उनको भी जेल हुआ था, है ना। उनको जो अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहीं पे एक सेलुलर जेल है, जिसको काला पानी की सज़ा भी कहते थे। तो वही सेलुलर जेल में, काला पानी में उनको जेल होता है लगभग कई सालों तक, 6-7 सालों तक वो रहते हैं। तो उसी काला पानी में जो उनका जो कमरा था, उसको अब एक पर्यटक स्थल के रूप में नाम दे दिया गया। उस कमरा अभी भी वर्तमान में है ही, उसका नाम बदल दिया, सावरकर जेल कर दिया गया उसके, उस कमरा को, पूरे जेल को नहीं, वो तो सेलुलर जेल है ही। तो ऑप्शन ए वीर सावरकर के बारे में थोड़ा सा जान लिए। इसके अलावा ऑप्शन बी में आपको कन्हैया दिख रहे हैं। कन्हैया का एक किताब है ना, बिहार से तिहार, है ना। कन्हैया पे एक देशद्रोह का मुकदमा चला था, आरोप लगा था, जिसमें उनको जेल जाना पड़ा था, तिहाड़ जेल में। तो वो अपना आत्मकथा लिखे, बिहार से तिहार, पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि किसकी आत्मकथा है। जयप्रकाश नारायण ऑप्शन सी में दिख रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण भी एक किताब अपने जीवनी पे लिखे थे। उस किताब का नाम था हमारी जेल डायरी, है ना। जयप्रकाश नारायण के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा आपातकाल, जो स्वतंत्र हो गया भारत 1975 में, इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाई थी, तो उसमें बहुत बड़ा जो उस आपातकाल लगाना पड़ा था क्योंकि भारत में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। वही उसी आंदोलन के आज जो नीतीश कुमार बिहार में देखे जाते हैं, लालू प्रसाद देखे जाते हैं, रामविलास है, और भी कई सारे नेता हैं, तो वही जो 1975 के इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन चला था, उसी में सुशील मोदी है, वो सारे नेता निकले थे जयप्रकाश आंदोलन के ही 1975 के आंदोलन से। तो ये है। इसके अलावा अन्ना हजारे ऑप्शन में दिखे तो अन्ना हजारे थे गांधीवादी चिंतक थे, और 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सिंपल सा आंसर तो हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने मिल करके 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो अब क्वेश्चन अब आ जाता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों करना पड़ा था? तो देखिए, कांग्रेस, गांधी जी जब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं, फिर गांधी जी 1922 में चौरा चौरी की घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो बहुत सारे कांग्रेस के अंदर ही नेता इस फैसले से संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनको फैसला पसंद नहीं आता है। इसके अलावा असहयोग का मतलब वो लोग बिना चुनाव लड़े चाहता था कि मतलब कांग्रेस
अंग्रेज की बनाई ही व्यवस्था में नहीं चुनाव लड़ना है, नहीं उसके लिए सरकारी नौकरी करना है, नहीं वकील बनना है, उसके मतलब सरकार के किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसी में चुनाव भी नहीं लड़ना था। लेकिन जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज का हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन सिस्टम में आकर के, सरकार में आकर के, सदन में जा करके चुनाव जीत करके जाएंगे, सदन में जाएंगे और वहाँ से मजबूत आवाज़ बनकर पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने अंग्रेज का पर्दाफाश करेंगे, उसका विरोध करेंगे। उनका ये तरीका था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि स्वराज पार्टी, क्वेश्चन तो ये था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था, 1923 में किया था, है ना। कहाँ किया था, तो इलाहाबाद में किया था। हो गया क्लियर, है ना। ऑप्शन में आपको, ऑप्शन बी में आप दिखता है पटेल, तो पटेल तो वही एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्या नाम था उनका उस आंदोलन का, हाँ, जिसमें उनको सरदार की उपाधि दी जाती है, खैर भूल रहा हूँ, बाद में याद आएगा तो बता देंगे। टैगोर तो वही राष्ट्रगान के लिए जाने जाते हैं। वीर सावरकर तो अभी ऊपर में चर्चा कर ही लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैगोर 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसने, 5वां नंबर क्वेश्चन, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रदान की थी या प्रस्तुत किया था। किसने भारत सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिनका भी हम लोगों ने चर्चा किया। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने क्या किया था, भारत सरकार को, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। तो जयप्रकाश नारायण जान ही लिए। तो अभी जयप्रकाश के बारे में चर्चा की है कि 1975 में आपातकाल का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इनके बारे में यही है। इसके अलावा ऑप्शन ए में आपको दिख रहे होंगे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे के बारे में आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इसके अलावा और भी भूदान आंदोलन प्रारंभ करने वाले विनोबा भावे थे। ऑप्शन बी में अन्ना हजारे तो गांधीवादी चिंतक थे अभी भी जिंदे हैं। शास्त्री जी, तो शास्त्री जी के बारे में जानते हैं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत पाकिस्तान के बीच में दूसरा 1965 का युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये सारा हो गया। चलिए, तो ये जो है फरवरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन इतना ही था। 5 क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए थे, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब आपको क्वेश्चन 8 दिसंबर 2018 को, है ना, 8 दिसंबर 2018 को बिहार एसएससी ने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा। चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को वेपगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था, या भारत के किस गवर्नर जनरल ने वेपगत का सिद्धांत लागू किया था। क्वेश्चन एक ही हुआ, या किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी डलहौजी, डी कैनिंग। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेपगत का सिद्धांत लागू करने वाले कौन थे, तो आपको हो जाएगा डलहौजी, है ना। डलहौजी ने क्या किया था, वेपगत का सिद्धांत लागू किया था। डलहौजी ने हड़प नीति भी लागू किया था। उसी को वेपगत का ही थोड़ा सा विस्तारित रूप है, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या था, जिसको इंग्लिश में वेपगत के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इसके तहत क्या था कि अगर मान के चलिए कोई राजा है, मान के चलिए हम ही राजा है ना, दरभंगा महाराजा में हमें मुकुट भी पहन लिए थे, है ना, दरभंगा महाराजा मान के चलिए, हमारा कोई संतान नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, तो उसके बाद हमारा कोई राजा, हमारे राज्य को चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए ना, तो हम किसी को गोद ले लिए। अब अंग्रेजों का गोद ले लिए, मेरे मरने के बाद वही राजा बनेगा, मेरे क्षेत्र का मान लेते दरभंगा का राजा बनेगा। लेकिन ये जो डलहौजी पॉलिसी लेकर के आया कि अगर मेरा अपना बेटा होगा, जो जिसको मैंने खुद जन्म दिया होगा, मेरा बायोलॉजिकल अगर बेटा होगा तो वो राजा बनेगा, है ना, लेकिन मैं किसी को गोद ले लूँगा तो वो राजा नहीं बन सकता। उसके बाद मेरे मरने के बाद जो मेरा पूरा साम्राज्य, जो मेरा राज्य है, वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। यही क्या था, वेपगत का सिद्धांत था। किसने लागू किया था, डलहौजी ने लागू किया था, है ना। इसके अलावा हड़प नीति के तहत क्या, किसी पे कोनो राजा पे कोनो आरोप लगा करके उसके राज को अपने में मिला लेता था, हड़प लेता था। जैसे कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह था, जैसे वाजिद अली शाह थे, उसके जो है ना, उसके पूरे राज को उस पर क्या कुशासन का आरोप, बोला कि भाई तुम ठीक से शासन नहीं कर रहा, थोड़ा सा नहीं चला, जनता त्रस्त है, परेशान है थोड़ा सा, इसलिए तुम्हारा राज हम क्या कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत क्या बोलते हैं इसका, अवध का भी साम्राज्य अपने अंदर में मिला लिया। फिर बाद में वही 1857 में उन्हीं की पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व करती है, चर्चा करेंगे किसी दिन। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि वेपगत के सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य को
डलहौजी ने या अंग्रेजी सरकार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। तो 17 को 1848 ईस्वी में डलहौजी वेपगत का सिद्धांत लेकर के आता है और 17 को 1848 में ही अपने राज्य में मिला लेता है। तो क्वेश्चन से हो गया। अब डलहौजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए डलहौजी जो था, डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। गवर्नर जनरल का मतलब समझ लीजिए अंग्रेज का सबसे बड़ा अधिकारी जो भारत पे शासन करता था, भारत के सारे मामलों को देखता था। पावर के अगर हिसाब से देखना चाहिएगा तो भारत में जो वर्तमान में राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री, दोनों के पावर को एक जगह कर दीजिए और अगर एक व्यक्ति को दे दीजिए तो वो क्या था, समझ लीजिए उस टाइम का गवर्नर जनरल। इतना पावरफुल व्यक्ति था, भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी समझ लीजिए, जो भारत के सभी मामलों पे निर्णय लेता था। उससे ऊपर सिर्फ ब्रिटेन की संसद ही थी। चलिए, तो डलहौजी था 1848 से लेकर के 56 तक। 48 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसी टाइम में क्या है, वेपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेकर के आ जाता है। इसके अलावा तो ये तो बता दिया डलहौजी। ऑप्शन ए में आपको थोड़ा सा ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि वेपगत का सिद्धांत क्या था, टॉपिक बता दिए। किसने लाया था ये भी बता दिया। हड़प्पा नीति कौन लाया था यही बता दिए। सेम चीज़ वही डलहौजी ही लाया था। डलहौजी का शासन काल कब से कब तक था, 1848 से लेकर के 56 तक। देखते 56, फिर 1857 में क्या था, 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह जो कहते हैं, तो यही नींव डालता है। डलहौजी इतना ऐसा ऐसा उटपटांग हरकत करता है कि जिससे भारत के राजा महाराजा सब त्रस्त हो जाते हैं, सब मिल करके फिर क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं 1857 में। खैर आते हैं अगला ऑप्शन नहीं, इसी क्वेश्चन में ऑप्शन ए आपको विलियम बेंटिक दिख रहे होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का नहीं बोल रहा हूँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक ही बना था, है ना। कब बने थे ये, तो 1828 से लेकर के 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल ये रहा था। 1833 में बनता है, 1828 में बंगाल का ही गवर्नर जनरल रहता है, लेकिन 1833 में एक एक्ट आता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 35 तक गवर्नर जनरल रहे थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसके टाइम पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था, सती प्रथा पर प्रतिबंध। राजा राम मोहन राय के प्रयास से और सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करते हैं, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर देते हैं। सती प्रथा क्या था, आप लोग आसान भाषा में जानते ही हैं कि अगर कोई महिला है, मान के चलो उसका पति मर जाता है, तो उस महिला को भी उसके पति के साथ जिंदा उसके चिता पे जला दिया जाता था और माना जाता था क्या कि वो महिला क्या हो गई, सती हो गई, है ना। अभी भी कोई महिला सब ने गाँव में उस समय बोलते थे सती, बड़े सती सावित्री बनते हैं, मतलब यानी कि पति, वह महिला जो पति के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहती है, जो कि बहुत वाहियात फालतू किस्म का प्रथा था जिसको बैन किया गया था। बहुत अच्छा काम किया गया था इसके टाइम में। अगर ये दिखना है तो मंगल पांडे नाम पे एक फिल्म है ना, उसमें पूरा तो 1857 के विद्रोह के बारे में भी दिखाया गया, सती प्रथा को भी दिखाया गया है। हाँ चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा हाँ, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था 1830 ईस्वी में सुलीमन की सहायता से। ये था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज जो सब बच्चा को लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है, तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, जो मैकाले नाम के व्यक्ति थे ना, मैकाले शिक्षा पद्धति जिसको कहते हैं, मैकाले ने बताया था कि भारत में क्या है, शिक्षा का माध्यम इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो, ताकि हमें अच्छा क्लर्क मतलब ना अंग्रेजों को शासन करने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो मिल सके। तो मैकाले शिक्षा पद्धति भी विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में शुरू हुई। तो इसके बारे में यही जाना था आपको। ऑप्शन बी में आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स दिख रहा है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में ये देख लीजिए कि 1813 से लेकर के 23 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसके टाइम पीरियड भारत का नहीं, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इसके टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण घटना रहती है क्या, सुगौली की संधि। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत हुआ था। तो यही 1816 में सुगौली की संधि किसके टाइम पीरियड में होती है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। इसके बारे में बस यही जानता। ऑप्शन सी है डलहौजी, तो डलहौजी तो अभी डिस्कस कर ही लिया। ऑप्शन डी में कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बना था। क्यों, क्योंकि 1857 में क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या कहे कि सिपाही विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति होती है जिसमें अंग्रेजों को लगभग बोरिया बिस्तर संभालने वाला निपटने ही वाला था, लेकिन कुछ भारतीय राजा के सहयोग से बच जाता है वो लोग। तो उसके बाद भारत में क्या है, कंपनी का शासन 1857 में समाप्त कर दिया जाता है। तो फिर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद का शासन भारत में शुरू हो जाता है, ब्रिटिश ताज का शासन। उसी के तहत गवर्नर जनरल के पद को
समाप्त कर दिया जाता है और भारत में वाइसराय का पद लाया जाता है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वाइसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। इसने क्या किया था? 1858 में अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, उसका पद ही समाप्त कर दिया था, उसको रंगून भेज दिया था, है ना, म्यांमार। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने लोग लंबा डिस्कस किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, क्या? मजहरुल हक, है ना। मजहरुल हक जो थे बिहार में क्या थे? होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे या संस्थापक थे। तो देखिए 1916 में बिहार के पटना में होम रूल लीग की स्थापना बिहार में की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही 1916 में अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है पूरे भारतवर्ष के लिए, है ना। लेकिन बिहार में होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में की जाती है पटना में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक थे। तो इसमें बस इतना ही जानना था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा कि वह महिला जो भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुई थी, या इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए, वह महिला जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो बहुत ही इसका सिंपल आंसर है, जानते ही हम लोग कि वो महिला कौन थी? लक्ष्मी सहगल, है ना। लक्ष्मी सहगल जो थी सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज था उसमें पहली महिला थी, ये शामिल हुई थी। इसके अलावा ये रानी रेजिमेंट, सेना में होता है ना, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट होता है, तो उसी तरह से आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, रास बिहारी बोस ने किया था, उसको लीड सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो उसकी जो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट या झांसी रेजिमेंट जो था, उसकी जो कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल थी। तो ये तो आंसर मिल गया आपको। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लक्ष्मी सहगल बाद में जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत में आती भी है ये। तो लक्ष्मी सहगल जो है पहली महिला थी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है 2002 ईस्वी में। भारत के जो APJ अब्दुल कलाम थे उनके खिलाफ लड़ती है। हालांकि दोनों के बीच में अच्छा संबंध था, लेकिन आइडियोलॉजी चुनाव में होता है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ी थी। हार जीतती नहीं है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए आप लोग, आंसर कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। तो यही था आज़ाद हिंद फौज के बारे में। अगर आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे तो हाँ, बस इसमें उसके बारे में अलग से क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे। वही कि रास बिहारी बोस ने स्थापना किया था। चलिए, वह महिला जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी कौन थी? लक्ष्मी सहगल। किस रेजिमेंट की कैप्टन थी? तो झांसी रेजिमेंट की कैप्टन थी। ऑप्शन ए में आपको दिख रहे कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली जो थी कि भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट थी और कांग्रेस में शामिल होने वाली और कांग्रेस की मीटिंग में भाषण देने वाली पहली महिला भी कादम्बिनी गांगुली थी। तो यही था उसमें इसके बारे में और कुछ जाना नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इसके बारे में तो इसका आंसर तो जानते हैं कि कमल और सांड। कमल और सांड क्या भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो ये तो हो गया इसका आंसर। तो इससे और थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट करें तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में या BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में कहाँ? वो नेपाल में है। ये हो गया। ऑप्शन बी आपको दिख रहा घोड़ा, प्रतीक से है तो प्रतीक को सारा रिलेट कर लेते हैं। तो जो घोड़ा किस चीज़ का प्रतीक है बौद्ध धर्म में? तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। जब भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जब गृह त्याग करते हैं तो उस प्रतीक को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? कितना टाइम हो गया? 12-13 तक करके कंप्लीट कर देते हैं ना। जब भगवान बुद्ध क्या है? गृह त्याग करते हैं तो उसका प्रतीक क्या होता है? उसको प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है ना। फिर ऑप्शन आपको दिख रहा है बोधि वृक्ष। तो बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष किस चीज़ का प्रतीक है? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका प्रतीक है। चक्र तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है चक्र का। तो यही था। तो ये हो गया। अगर और रिलेट करना चाहे तो बोधि ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मृत्यु कब हुई थी?
तो मृत्यु कब हुई थी उनकी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए यही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हालांकि ये इसको पॉलिटी में भी लिया जा सकता है, लेकिन चलिए इतिहास में ही ले लेते हैं। तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, है ना, नहीं, मोरारजी देसाई थे, है ना, मोरारजी देसाई, है ना। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे आपको मोरारजी देसाई। चलिए मोरारजी देसाई के बारे में थोड़ा सा जानते थे कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जब 1975 में आपातकाल लगा देती है इंदिरा गांधी जी, फिर दो साल बाद 1977 में चुनाव होता है, तो उस चुनाव में जीत कर जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो जनता पार्टी की पहले प्रधानमंत्री बनते कौन? मोरारजी देसाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कई तरीके से बनते हैं कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार तो जनता पार्टी की सरकार। हालांकि वो सरकार ज़्यादा लंबा नहीं चल पाती है, तो उसी में इनको क्या, मोरारजी देसाई को क्या है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो इनके बारे में बस हाँ यही जानना था मोरारजी देसाई के बारे में। चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि रॉलेट एक्ट का संबंध में किसने कहा था? रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में वकील, अपील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। उसी के खिलाफ, उसी एक्ट के खिलाफ क्या है, जलियांवाला बाग नामक जगह पे क्या होता है, शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। उसी पे जनरल डायर क्या अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिसमें हजारों हमारे क्रांतिकारी या भारत के सपूत शहीद हो जाते हैं। तो इसको हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लंबा से। तो नो अपील, नो दलील, नो अपील, इसी में प्रावधान था ना। इस प्रावधान, ये स्टेटमेंट जो है ना कि किसने कहा था, तो ये बात इन्होंने क्या, मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके पिताजी थे, है ना, इन्होंने कहा था। तो हाँ यही है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में बता ही दिए थे। इसके तहत किसी को भी शक के आधार पर क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको लगेगा अंग्रेजी सरकार को कि हम सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, भले हम नहीं भड़का रहे हैं, तो अब गिरफ्तार कर ले जाएगी। जब तक मन होगा तब तक जेल में रखेगी, मारेगी, पिटेगी, जो करना होगा मन करेगा, है ना। तो इसके बारे में क्या था, यही था चलिए तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1504 ईस्वी में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कि 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने क्या किया था, बिहार अभियान किया था, है ना। और एक चीज़ और इससे जोड़ा जा सकता है कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में ही आगरा शहर की स्थापना की थी, जहाँ अभी ताजमहल है। सिकंदर लोदी वंश का ही शासक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। उसी के बाद क्या, लोदी वंश समाप्त हो जाता है। उसी के साथ ही क्या है, उसी के साथ भारत में क्या है, सल्तनत काल समाप्त हो जाती है, मुगल काल शुरू हो जाता है। 1526 से लेकर के 1857 तक चलता है। तो इसके बारे में बस यही जानना था। लोदी के बारे में और जानना होगा तो गज ए सिकंदरी, जमीन को मापने की एक नया पद्धति अपनाता है, जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता है। तो इसी लोदी ने, सिकंदर लोदी ने ही शुरू किया था। तो इसके बारे में बस यही जानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लेते हैं, तब छोड़ देंगे, लंबा हो जाएगा। आगे बाकी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। चलिए 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं कि पटना में किसने किया था, पीर अली ने। पटना, पौ से पीर अली ने किया था 1857 की क्रांति। हालांकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि पीर अली जो थे क्या, पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। फिर आपको ऑप्शन में कुंवर सिंह दिख रहे हैं, ऑप्शन ए में। कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार में आरा जिला में जगदीशपुर जगह था, वहाँ से किए थे। इसके अलावा मंगल पांडे ऑप्शन में दिखे, तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर ऑप्शन बस, तो हाँ, तो पटना में तो वही पीर अली हो जाएगा। तो यही इसका आंसर था। चलिए साथियों, वीडियो लगता है लंबा हो गया, आधा घंटा का हो गया। तो और जो बाकी क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग आपको वीडियो कैसा लगा, कहीं पे हम बोलने में गलती भी कुछ भुला गया होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं।
कुछ सुझाव देना होगा वीडियो के बारे में तो सुझाव दे सकते हैं कि यहाँ पे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि यह समझिए एक्सपेरिमेंट सभी चल रहा है, तो सुझाव दे सकते हैं। आगे से हम लोग प्रयास करेंगे उसको इम्प्रूवमेंट करने का। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, एक बार में समझ में, क्योंकि लिखा तो मैंने बहुत कम है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और वो और भी आने वाले कई एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछा गया मैं उसको एनालाइज कर चुका हूँ। उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ करके फिर आप लोगों को पॉइंट वाइज उस टॉपिक को भी शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ, उससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको बता दे रहा हूँ। तो इसको 2-3 बार सुनिए, फिर उसको घर पर जा करके क्या नोट्स बनाइए, 2-3 बार लिखिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।